हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धा। बाबा साहब अम्बेडकर लाइफ एंड मिशन में देश को आजाद करने की तैयारी, दलितों की मांगों की घोर उपेक्षा। देश में हाल ही में हुए आम चुनाव में जीती हुई पार्टियों के चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बनाने का फैसला सरकार पहले ही कर चुकी थी। इसलिए वायसराय ने एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भंग कर दिया। वायसराय ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों को भी यह बता दिया। इस प्रकार यह तय हो गया कि वायसराय को जल्दी ही भारत को आजाद कर वापस ब्रिटेन जाना होगा। इस प्रकार अंबेडकर मई 1946 में दिल्ली छोड़कर वापस बंबई आ गए। कांग्रेस ने 1 मई 1946 को भारत बंटवारे को मान्यता दे दी। पंडित नेहरू ने लॉर्ड माउंटबेटन को एक पत्र में लिखा था, भारत के विभाजन को कांग्रेस ने मान लिया है। बंगाल और पंजाब का विभाजन करना पड़ेगा। गांधी जी ने भी स्वीकार किया था कि विभाजन के लिए वायसराय जिम्मेवार नहीं है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ही इसे स्वीकार किया है। चुनाव में फेडरेशन की हार हो गई थी। ब्रिटिश कैबिनेट मिशन की घोषणा में भी दलितों की मांगों की पूरी तरह से उपेक्षा की गई थी। इसके बाद महाराष्ट्र में फेडरेशन की मजबूती देने के लिए कार्यकर्ता नए जोश के साथ जुट गए। 24 मई 1946 को भारत आया। कैबिनेट मिशन 3 महीने बाद यानी 26 जून 1946 को वापस लंदन चला गया। मिशन ने अपनी सिफारिशों में अनुसूचित जातियों के अधिकारों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। बाबा साहब द्वारा लंबे समय से बार बार ठोस आधारों पर अछूतों की मांगे रखी गई, लेकिन एक बार फिर मिशन ने उपेक्षा की। यही नहीं, उल्टा दलितों के घावों पर नमक छिड़क दिया। घोषणा में यह कहा गया कि भारत के 3 प्रमुख समुदायों यानी सवर्ण, हिंदू, मुसलमान और सिखों को ही मान्यता दी गई। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने अनुसूचित जातियों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बाबा साहब द्वारा दलितों की गुलामी की बेड़ियां तोड़ने की जो मुहिम शुरू की थी, अब मानो मंजिल से पहले ही दम तोड़ती नजर आ रही थी। शोषितों के लिए अंधकार मानो गहरा होता जा रहा था। देश का माहौल तेजी से बदल रहा था। भारत की आजादी के लिए भारतीय नौसेना और वायुसेना ने विद्रोह करके ब्रिटिश साम्राज्यवाद को यह चेतावनी दी कि अब उनका शासन ज्यादा समय तक चलने वाला नहीं है। सैनिकों के मन में राष्ट्र की आजादी की भावनाएं तेज हो गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना भी आजादी के लिए संघर्ष कर रही थी। स्वयं ब्रिटिशों को भी यह एहसास हो गया कि भारत को अब आगे गुलाम रखना असंभव है। सेना की चेतावनी को सुनकर ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीवेंट इटली ने अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों का एक प्रतिनिधि मंडल भारत को स्वतंत्रता देने से पहले की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से भारत भेजा। इसी के साथ ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 1947 को भारत के इस अधिकार को स्वीकार कर लिया कि भारत को आजादी मिलनी चाहिए। अब कोई अल्पसंख्यक समाज बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने में बाधा नहीं बन सकेगा। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक कमेटी दिल्ली पहुंची, जिसे
सर इस स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और लॉर्ड पैथिक लोरेंस जैसे 3 मेंबर थे। वायसराय लॉज में इस कमेटी ने नेहरू, पटेल, गांधी, जिन्ना, अम्बेडकर व श्यामा प्रसाद मुखर्जी से भेंट की। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने कांग्रेस का पक्ष रखा, जबकि जिन्ना ने मुस्लिम लीग व भोपाल के नवाब ने रियासती शासकों का पक्ष पेश किया। अन्य अल्पसंख्यकों की ओर से अम्बेडकर ने दलितों का और मास्टर तारा सिंह ने सिखों का पक्ष पेश किया। भारतीय इतिहास में इस कमेटी को कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। मिशन के समक्ष अम्बेडकर ने 5 अप्रैल को अपना पक्ष मौखिक व लिखित दोनों रूप में रखा, जिसमें उन्होंने मांग की कि अनुसूचित जातियों के लिए भारत के संविधान में यह प्रावधान रखा जाए कि उनके लिए पृथक निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधित्व की व्याख्या हो। उन्होंने केंद्रीय तथा प्रादेशिक विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के लिए एक आयोग के गठन की भी मांग की, जिसकी व्यवस्था भारत के नए संविधान में हो। अपने पत्र में उन्होंने उस पत्र में रखी मांगों को भी दोहराया जो वायसराय को 29 अक्टूबर 1942 को स्मरण पत्र में प्रस्तुत की थी। बाबा साहब ने बहुत ही विद्वता व होशियारी से मिशन के सामने अपना पक्ष रखा। इसी बीच गांधी जी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को पत्र लिखकर व व्यक्तिगत भेंट कर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से अम्बेडकर को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने फैसले को एक स्टेट पेपर के रूप में प्रकाशित कर जारी किया, जिसमें 3 बातें प्रमुख थीं। अस्थायी, अंतरिम, प्रादेशिक सरकार 3 प्रकार के प्रांतों की व्यवस्था, संविधान समिति बनाने का अधिकार आदि शामिल थी। लेकिन मिशन की घोषणा में अनुसूचित जातियों के मुद्दों पर कुछ नहीं कहा गया। इस प्रकार मिशन ने संविधान परिषद की रूपरेखा, अधिकार संबंधी योजना और अंतरिम सरकार संबंधी योजना की घोषणा की। हार जीत, मान अपमान एक साथ मिले, लेकिन ना झुके ना रुके। 15 दिन दिल्ली में लेबर विभाग का काम मुस्तैदी से देखने के बाद 10 मार्च को आगरा में फेडरेशन की सभा में भाग लिया। सभा की अध्यक्षता एन शिवराज ने की। अम्बेडकर ने घोषणा की वह ऐसे स्वराज का स्वागत करेंगे जिसमें बहुमत प्राप्त दल अल्पमत दल के सहयोग और सहमत से राज करे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की शाखाएं लगभग सभी राज्यों में गठित हो चुकी थी। बाबा साहब हर जगह चुनावी सभाओं में भाग दौड़ कर रहे थे। दूसरी ओर दिल्ली में सरकारी कामकाज में निष्ठा से पूरा कर रहे थे। इससे उनके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा था, लेकिन इससे बेखबर वह अपने लक्ष्य की ओर बिना थके बिना रुके एक कर्मयोगी की तरह लगे हुए थे। जान से मारने की धमकियां, आलोचनाओं व प्रशंसाओं के भावों को समता भाव की तरह स्वीकार करते हुए अपनी मंजिल की ओर निरंतर आगे बढ़ रहे थे। भारत के भावी संविधान में भारत के धरती पुत्रों, मजदूरों, दलितों को समानता, स्वतंत्रता के अधिकार मिल सके। भारत के इतिहास में अम्बेडकर जैसा नेता शायद ही हुआ होगा
जिसे बेशुमार आदर और अपार घृणा एक साथ मिली हो। एक और हिंदू समाज के रूढ़वादियों में गांधी अनुयायियों ने उन्हें शैतान, राक्षस, गद्दार और ना जाने किस तरह से कोसा और गालियां दी। इन सब के बावजूद आजादी के इतने लंबे समय बाद भी भारत रत्न बाबा साहब के स्वर्ण आभा धूमिल नहीं हुई। आखिर चुनावी भागदौड़ के बाद वोट पड़े। चुनाव में हिंदू महासभा व शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की भारी पराजय हुई। हालांकि दलित वर्ग के लोगों ने बड़ी उत्साह व तैयारी के साथ बाबा साहब की पार्टी को वोट दिए थे, लेकिन कांग्रेस बहुमत के साथ जीती थी और इस सच्चाई को स्वीकार करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस ने फेडरेशन को और मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया। सवर्ण हिंदुओं के छल कपट और कांग्रेस के धन बल व संसाधनों के आगे फेडरेशन के उम्मीदवार जीत नहीं सके। बाबा साहब को हल्की निराशा हुई, लेकिन वह जल्दी ही इससे उभर कर वापस अपनी मंजिल को पाने में लग गए। बाबा साहब ने चुनाव प्रचार के सिलसिले में दक्षिणी भारत का दौरा किया। वहां मद्रास, कोयटर व मदुरई की जनसभाओं को संबोधित किया। वहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा मात्र है, जिसमें भारत के भावी संविधान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। वापस लौटते समय मद्रास के पार्क टाउन में मेमोरियल हॉल में दक्षिण भारत प्रगतिशील दल का विकास और प्रभाव विषय पर आयोजित सभा में विचार रखे। मद्रास में ही नॉन ब्राह्मण लॉयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने काले कानूनों से भरी किताब मनुस्मृति पर तेज प्रहार किए। बाबा साहब के तीखे भाषणों को अखबार में पढ़कर दक्षिण भारत के हिंदुओं ने भारी विरोध किया और बाद में पत्रों द्वारा डॉक्टर अंबेडकर को खूब गालियां दी। यही नहीं, कुछ रूढ़वादी कट्टरपंथियों ने उन्हें मारने की भी धमकियां दी। जनवरी 1946 के पहले सप्ताह में ब्रिटिश पार्लियामेंट के 10 मेंबर्स का एक प्रतिनिधि मंडल भारत आया। मंडल ने दिल्ली में पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना और डॉक्टर अंबेडकर से अलग अलग मुलाकात की। डॉक्टर अंबेडकर से प्रतिनिधि मंडल ने 1.5 घंटे तक चर्चा की। मंडल ने देश के कुछ इलाकों का दौरा भी किया तथा अन्य नेताओं से भी मिला। 4 सप्ताह रुककर यह मंडल 10 फरवरी 1946 को वापस लंदन लौट गया। 13 फरवरी 1946 को डॉक्टर अंबेडकर बम्बई पहुंचे और वहां से वह सोलापुर गए। वहां लोकल बोर्ड और नगर पालिका में आयोजित सम्मान समारोह में उन्होंने नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर मुल्ले को सम्मान से याद करते हुए कहा कि डॉक्टर मुल्ले के सहयोग से ही उन्होंने 20 साल पहले सामाजिक क्षेत्र में शुरुआत की थी। इसके बाद सतारा, बेलगाम और अन्य सभाओं को भी संबोधित किया। बम्बई लौटने पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने डॉक्टर अंबेडकर को थैली भेंट की। 14 फरवरी को उन्होंने दिल्ली प्रदेश शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की सभा में भाषण दिया। उन्होंने कहा कि यदि संविधान उनकी सहमति से नहीं बनाया गया तो वह उसको मानने के लिए पाबंद नहीं होंगे।
दलित वर्ग मुसलमानों की तरह अलग देश की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह बराबरी के अधिकार की मांग कर रहे हैं। देश के मजदूरों के हकों के हिमायती थे डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब के पास लेबर जैसा विशाल महकमा था। फिर स्वयं बाबा साहब भी मजदूरों के कल्याण हेतु नियमों का, कानूनों व सुविधाओं के देने में विशेष रुचि लेते थे, इसलिए दिन रात व्यस्त रहते थे। इधर चुनाव में भी अकेले और धन व साधनों की कमी से जूझ रहे थे। लेबर मेंबर के रूप में वे अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह निभा रहे थे। यही नई सरकारी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता देते थे। चुनाव की तैयारी के दौरान ही उन्हें 27 नवंबर 1945 को 7वीं इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए दिल्ली जाना पड़ा। कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष पद से बोलते हुए उन्होंने कहा, मजदूर वर्ग के लोग पूंजीपतियों से यह सवाल पूछ सकते हैं कि जब आपको युद्ध के खर्च पूरे करने के लिए टैक्स के रूप में धन देने में कोई एतराज नहीं हो, तो देश के मजदूरों का जीवन स्तर सुधारने के लिए धन जुटाने में उन्हें एतराज क्यों होती है। 30 नवंबर को दिल्ली के अशोका मिशन के बुद्ध विहार में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। देश में चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा था। डॉक्टर अंबेडकर के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी। समर्पित कार्यकर्ता और आम गरीब अछूत भी प्रचार में लग गए। बाबा साहब देश भर में दौरे कर रहे थे। इसी सिलसिले में 29 नवंबर 1945 को अहमदाबाद में पार्टी द्वारा आयोजित सभा में संबोधित किया। गुरु गोविंद परमार ने सभा की अध्यक्षता की। शहर के साबरमती नदी के किनारे एक विशाल पंडाल को बुद्धनगर नाम दिया गया, जहां सभा हुई। उस दिन शहर की सारी मिलें बंद रहीं। इसी दौरान कम्युनिस्ट पार्टी, हिंदू महासभा तथा एम.एन. राय की रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता डॉक्टर अंबेडकर से मिले। अगले दिन 30 नवंबर को अहमदाबाद नगर पालिका ने अंबेडकर को सम्मान अर्पित किया। वहां उन्होंने कहा कि यदि भारत की सरकार ने 1942 में विश्व युद्ध के समय कड़े उपाय नहीं किए होते, तो जर्मन और जापानी सेनाओं द्वारा सारे देश को रौंद दिया जाता और भारत की बहुत बुरी दशा हो जाती। भाषण के अंत में कहा कि ब्रिटिश सरकार अब अधिक समय तक नहीं रह सकेगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में बम्बई में रीजनल लेबर कमिश्नरों की कॉन्फ्रेंस हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि औद्योगिक शांति कायम रखने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहली, मजदूरों व मिल मालिकों के बीच मित्रता स्थापित करने वाली मशीनरी की। दूसरी, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट में संशोधन करने की। और तीसरी, न्यूनतम मजदूरी के लिए प्रभावी कानून की। उन्होंने कहा कि पहली बात तो मौजूद है, दूसरी व तीसरी को पूरी करने के लिए कोशिश की जा रही है। औद्योगिक शांति के संबंध में उन्होंने कहा कि यह शक्ति के द्वारा स्थापित नहीं की जा सकती, कानून के द्वारा स्थापित की जा सकती है और सामाजिक न्याय
ही इसका एकमात्र स्थायी आधार हो सकता है। 13 सितंबर 1945 के पहले सप्ताह में अम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के मनमाड़ की चुनावी सभा में भाग लिया। वहां कहा कि अछूतों के अधिकारों के लिए समझौता करने के लिए पिछले कई वर्षों से मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब चुनाव में जीतना हमारा लक्ष्य है। मनमाड़ के बाद अकोला में भाषण करके 13 सितंबर 1945 को नागपुर की चुनावी सभा में लगभग 1.5 लाख लोगों को संबोधित किया। नागपुर की सभा में कांग्रेस की बखिया उधेड़ते हुए कहा कि कांग्रेस द्वारा शुरू किया छुआछूत निवारण अभियान पूरी तरह से नाकाम रहा। जिसका सबूत यह है कि पिछले दिनों जब वह पुरी के विख्यात जगन्नाथ मंदिर में दर्शन के लिए गए थे तो उन्हें दर्शन नहीं करने दिया गया। कांग्रेस पार्टी उस गुरु घंटाल की तरह है जो 3/4 रोटी खुद खा जाता है और 1/4 रोटी अपने शिष्यों को देता है। उन्होंने कांग्रेस को कहा कि वह आने वाले स्वतंत्र भारत की सरकार के नाते अपने कार्यक्रम पेश करे। शिमला कॉन्फ्रेंस की नाकामयाबी और भारत की राजनीतिक समस्या का बहुत कोशिशों के बावजूद कोई समाधान दिखाई नहीं देने पर वायसराय लॉर्ड वेवेल एक बार फिर अगस्त के अंत में लंदन गए और सितंबर में वापस भारत आते ही देश में आम चुनाव की घोषणा कर दी। आम चुनाव का ऐलान होते ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के झंडे तले चुनाव में भाग लेने का तय किया। फेडरेशन अभी अभी बना ही था। इसके पास चुनाव लड़ने के लिए न धन था, न बल और न ही कोई साधन। इसके बावजूद डॉक्टर अम्बेडकर ने साहस कर चुनाव में भाग लेने की घोषणा की। सभी पार्टियां बड़ी तैयारियों के साथ चुनावी जंग में उतरी। कांग्रेस ने भारत छोड़ो नारे द्वारा, मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग, हिंदू महासभा भारत की आजादी और अखंडता के नारे के साथ चुनावी मैदान में बिगुल बजाया। कांग्रेस व हिंदू महासभा के पीछे अपने अपने पूंजीपतियों व धन्ना सेठों का पूरा साथ था, इसलिए उन्हें धन और साधनों की कोई चिंता नहीं थी। जबकि बाबा साहब के साथ सिर्फ गरीब शोषित अछूतों का सहारा था, और वह भी पूरी नहीं, क्योंकि कई अछूत नेता भी गुमराह होकर या झूठे लालच में अम्बेडकर विरोधी पार्टियों में गुलामी कर रहे थे। 4 अक्टूबर 1945 को पुणे में पहली सभा के आयोजन के साथ ही डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी चुनावी रणभेरी का बिगुल बजाया। इस बार उनकी ताकत केवल अछूत दलित वर्ग ही था। पुणे की इस सभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूंजीपतियों का हाथ मजबूत करने वाली पार्टी है और समाज सुधार में उनकी कोई रुचि नहीं है। पिछड़ों की आर्थिक दशा की ओर भी उनका रत्ती भर ध्यान नहीं है। दलितों पर हो रहे अत्याचारों को दूर करने में भी उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसलिए हमें उनके नेतृत्व में विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसा करना एक प्रकार से उनके सामने घुटने टेकना यानी आत्मसमर्पण के बराबर होगा। हमें अपने बूते पर लड़ना है और संविधान में अपने अधिकार सुरक्षित रखने के लिए हमें ये चुनाव जीतने हैं।
अब दलितों को सत्ता अपने हाथ में लेनी चाहिए। यह जीवन मरण का सवाल है। 9 व 10 अक्टूबर 1945 को अकोला में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सम्मेलन में उन्होंने कहा, वायसराय की 15 मेंबर्स वाली काउंसिल में मैं दलित वर्ग को अकेला मेंबर हूँ। मेरे वहां जाने से पहले केंद्र सरकार ने अछूतों की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली थी। मुसलमानों की अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को 20 लाख व बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को 19 लाख रुपयों की मदद करे। इसके अलावा हर साल उन्हें 3-3 लाख रुपयों का अनुदान दिया जा रहा है। मैंने सरकार से अछूतों की शिक्षा के लिए 3 लाख रुपए मंजूर करवाए। मैंने कॉलेजों के लिए 30 स्कॉलरशिप हर साल मंजूर की। इसी साल 30 दलित छात्र एजुकेशन के लिए विदेश भेज रहा हूँ। मेरे जाने से पहले अछूतों की ओर कोई ध्यान नहीं देता था। नौकरियों में मुसलमानों के लिए 20% तथा ईसाइयों के लिए 8.5% स्थान सुरक्षित है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं था। मैंने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया और अछूतों के लिए 8.5% सीटें मंजूर हुई। मेरे विभाग में अछूत वर्ग का एक चपरासी तक नहीं था। अब 2 सेक्रेटरी, 1 अपर सचिव, 3 कार्यपालन मंत्री अछूत वर्ग से भर्ती किए हैं। कोई कहता है कि मैं महारों का हित देखता हूँ। मैं महार जात में पैदा हुआ, भला इसमें मेरा क्या दोष। मेरे विभाग में अकेले शिमला में 28 बाबू मेहतर समाज से हैं। विदेश भेजे जाने वालों में मांग, मेहतर, चमार आदि जात के विद्यार्थी भी बहुत हैं। मैं यह अपना गुणगान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इसे बताने का उद्देश्य यह है कि शासन व सत्ता के बल पर व्यक्ति समाज के लिए काफी कर सकता है। 30 अक्टूबर 1945 को डॉक्टर अम्बेडकर ने पुणे के अम्बेडकर स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स संस्था के उद्घाटन पर भाषण दिया। 8 नवंबर 1945 को अम्बेडकर ने कटक में उड़ीसा बहुपक्षीय दरियाई कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। इस कॉन्फ्रेंस के निर्णयों द्वारा दामोदर वैली प्रोजेक्ट को जन्म दिया। उन दिनों उड़ीसा व आसपास का इलाका बाढ़ की चपेट में रहता था। वह इससे बाढ़ के विनाश से बच पाया। इसी महीने भारत विभाजन पर चर्चित पुस्तक के बाद बाबा साहब की एक अन्य पुस्तक प्रकाशित हुई। टाइटल था कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। महत्वपूर्ण आंकड़ों, तर्कों व तथ्यों से परिपूर्ण तथा आक्रामक व प्रभावशाली भाषा के कारण यह पुस्तक शुरू से ही चर्चा में रही। इसमें खास तौर से 1917 से लेकर कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अछूतों द्वारा अभियान की वास्तविकता को सच्चाई के साथ उजागर किया, जिसका जवाब उनके विरोधी आज तक नहीं दे पाए। लेकिन समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद के कार्यों की इसमें प्रशंसा की गई है। पुस्तक 1915 से बाबा साहब के नेतृत्व में अछूतों के हकों के लिए चलाए संघर्ष की दास्तान कही जाती है और गांधी जी व कांग्रेस द्वारा अछूतों के साथ किए धोखों का कच्चा चिट्ठा भी खोलती है। पुस्तक में अछूतों को
गांधीवाद से सतर्क रहने के लिए सलाह दी है। इसमें गांधीवाद की आलोचना करते हुए लिखा कि गांधीवाद उद्योग व मशीनों के इस युग में जात पात, गरीबी व रूढ़वादी से सड़ रहे ग्रामीण जीवन की ओर ले जाना है, और यदि जानवरों जैसी जिंदगी बिताना है, इसमें आर्थिक बराबरी के लिए कोई चाह नहीं है। इसलिए यह विचारधारा सामाजिक व आर्थिक लिहाज से बेकार है। यह पीछे धकेलने वाला विचार है। धर्म को अफीम की तरह प्रयोग कर लोगों में झूठे विश्वास व गलत मान्यताएं पैदा कर उन्हें वैचारिक रूप से बेहोश करने का काम किया है, तो वह गांधीवाद है। इसलिए किताब में अंबेडकर ने लोगों को गांधीवाद से सावधान रहने के लिए लिखा। पुस्तक के अंत में अमेरिका और ब्रिटेन के प्रगतिशील समाज सुधारकों को चेतावनी दी कि भारत के ये हिंदू रूढ़वादी आजादी के नारों से दुनिया को मूर्ख बनाना चाहते हैं और देश की वास्तविकता को नजरअंदाज कर धूल झोंकना चाहते हैं। इसलिए इनसे सावधान रहें। पुस्तक में कहा गया कि गांधी जी का छुआछूत निवारण का कार्यक्रम मात्र दिखावा व ढोंग था, अमल में लाने का कार्यक्रम नहीं था। इसलिए गांधी अछूतों के मुक्तिदाता नहीं है। बाबा साहब की पुस्तक कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया ने देश के राजनीतिक, खास तौर से कांग्रेसी खेमे में जोरदार हलचल मचा दी। राजगोपालाचारी सहित कुछ नेताओं ने इस किताब में उठाए तर्कों, मुद्दों, तथ्यों व सवालों का जवाब देने की कोशिश भी की, लेकिन कोई नहीं दे पाया। राजगोपालाचारी व के सथा नमन ने इस किताब की आलोचना में एक छोटी पुस्तक लिखी, लेकिन वह कहीं नहीं टिक पाई। 8 मई 1945 को बंबई में ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का तीसरा सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें पूरे भारत से लगभग 1.25 लाख प्रतिनिधि शामिल हुए। समता सैनिक दल ने पूरी व्यवस्था देखी। बाबा साहब ने कहा कि हमारा समाज बहुत भोला है। हमें किसी की दया पर नहीं, बल्कि अपनी हिम्मत, बुद्धि व कार्य क्षमता के बल पर समाज व देश के लिए काम करना है। वायसराय लॉर्ड वेवन 9 सप्ताह तक लंदन में रहे और जून के पहले सप्ताह में भारत आए और वे वेल योजना को सामने लाए। वायसराय ने कांग्रेस के नेताओं को जेल से छोड़ने के आदेश दिए और जून 1945 के आखिरी सप्ताह में शिमला में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद, मुस्लिम लीग के जिन्ना, अछूत वर्ग के एन शिवराज और सिख प्रतिनिधियों और सभी प्रांतीय राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे। हिंदू महासभा को शामिल नहीं किया गया था। अम्बेडकर वायसराय के काउंसिल के मेंबर थे, इसलिए भाग नहीं ले सकते थे, लेकिन दलितों की समस्याओं का दस्तावेज उन्होंने ही तैयार किया था। इसमें मांग की गई थी कि यदि कार्यकारिणी समिति में मुसलमानों की संख्या के आधार पर 5 प्रतिनिधि लिए जाए, तो दलितों के 3 तो लिए ही जाने चाहिए। जिन्ना की मांग थी कि 5 मुस्लिम प्रतिनिधि मुस्लिम लीग से ही लिए जाए, जबकि कांग्रेस की मांग थी कि 5 में से 1 प्रतिनिधि कांग्रेस पार्टी से लिया जाए।
जिन्ना अपनी जीत पर अड़े रहे और इस तरह शिमला कॉन्फ्रेंस का मोस सॉरी मसौदा मिट्टी में मिल गया। शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद ब्रिटेन में जुलाई 1945 में आम चुनाव हुए, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी की भारी पराजय हुई और लेबर पार्टी की सरकार बनी। उसी समय वर्ल्ड वार में जापान ने अपनी हार मान ली। बाबा साहब ने मजदूरों की हितैषी पार्टी की सरकार बनने पर खुशी जताई और वहां के वोटर्स को बधाई दी। दिल्ली से आकर कुछ दिनों के लिए अंबेडकर बंबई में रहे। जुलाई 1945 में बंबई के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज में स्टूडेंट यूनियन के समारोह में दिए अपने भाषण में कहा कि कढ़ाई का लाजमी समझौता या मध्यस्थता मजदूरों के हित में है, इसलिए वह इसको मजदूरों के नियमों को एक जरूरी भाग बनाने का रूप देंगे। इसके साथ देश में टेक्निकल एजुकेशन के रूप में सरकार द्वारा शुरू किए गए प्रोग्राम जारी रहेंगे। अंबेडकर की अध्यक्षता में लेबर कमेटी की एक बैठक अगस्त के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में आयोजित की गई, जिसमें इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम कर रहे मजदूरों के लिए आवश्यक मकान बनाने संबंधी जिम्मेदारी इंडस्ट्री के मालिकों को करने तथा छुट्टियों के दिनों का भी वेतन देने जैसे नियमों की चर्चा हुई। इन्हीं दिनों बाबा साहब की पहली किताब फर्स्ट ऑन पाकिस्तान अब नई किताब पाकिस्तान ऑफ इंडिया नाम से प्रकाशित हुई। नई बुक में एक नया चैप्टर जोड़ दिया। उसमें भारत की संस्कृति व भौगोलिक एकता की वकालत की और कनाडा, स्विट्जरलैंड, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों का उदाहरण देकर विस्तार से बताया कि एक ही संविधान के अंतर्गत देश में विभिन्न धर्म या संस्कृति के लोग किस प्रकार मिलजुल कर रह सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि स्वयं हिंदुओं के अपने देश की शांति व सुरक्षा के लिए पाकिस्तान को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस समय भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए राजाजी योजना, क्रिप्स योजना, सर आदर्श दलाल की योजना, राय योजना, मुखर्जी योजना, अहमद योजना आदि लगभग 9 योजनाएं पेश की गई थी। 6 मई 1945 को परेल बंबई में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के वार्षिक सम्मेलन हुआ, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने अपने कार्यकर्ताओं के समक्ष एक योजना प्रस्तुत की। योजना में उन्होंने कहा कि अब बहुसंख्यक लोगों के हाथ में राजसत्ता हो, इसे अब कोई स्वीकार नहीं करेगा और न ही यह व्यवहारिक है। उन्होंने विधानसभाओं में अल्पसंख्यक संप्रदायों व अछूतों को अधिक सुरक्षित सीटों की मांग की। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान समिति के प्रस्ताव को खतरनाक योजना बताया कि इससे देश गृह युद्ध में फंस जाएगा। ज्यादातर विधान तो 1935 के कानून द्वारा पहले ही बन चुका है। इसके अलावा सप्रू कमेटी की रिपोर्ट भी रद्द कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर की योजना में भारत का प्रधानमंत्री और अन्य सवर्ण हिंदू मंत्रियों को अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाने का विचार भी था। हिंदू समाचार पत्रों में ने डॉक्टर अंबेडकर की योजना का विरोध करते हुए लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर की योजना तो भारत पर अल्पसंख्यकों का राज स्थापित करने की योजना है और यह योजना एक तरह से हिंदुओं का अपमान
है। 7 जून 1945 को डॉक्टर अंबेडकर ने वायसराय लॉर्ड वेवल को पत्र लिखकर नाराजगी प्रकट की कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। पत्र में लिखा कि देश के 9 करोड़ मुसलमानों के लिए 5 प्रतिनिधि, 6 करोड़ अछूतों को सिर्फ 1 प्रतिनिधि और 60 लाख सिखों का 1 प्रतिनिधि। यह कैसा अजीब व चालाकी भरा गणित है। यह मेरे न्याय के विचारों के खिलाफ है। काउंसिलिंग में अनुसूचित जातियों को कम से कम 3 सीटें मिलनी चाहिए। यदि सरकार इस मांग को मंजूर नहीं करेगी तो मेरा काउंसिलिंग में रहना असंभव होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा कि सरकार ने अछूतों की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, जिससे उनमें आक्रोश है। हो सकता है कि दलित वर्ग नई सरकार के साथ कोई संबंध न रखे और अपने लिए अलग रास्ता चुनेंगे। पत्र में लिखा कि उनका यह विचार ब्रिटिश सरकार तक पहुंचा दिया जाए। भारत के वायसराय लॉर्ड वेवल मार्च 1944 में एक योजना लेकर चर्चा के लिए लंदन गए। कांग्रेस के नेता भूलाभाई देसाई और लियाकत अली खां के बीच हुए समझौते पर विचार करना था। तेज बहादुर रैफू कमेटी ने भी इस समझौते का समर्थन किया। समझौता यह था कि कमेटी में हिंदू व मुसलमानों के बराबर प्रतिनिधि हो। इसी के आधार पर 2 जून 1945 को वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने भाषण में कह दिया कि प्रस्तावित नई काउंसिल में मुख्य जातियों में सवर्ण, हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या बराबर होगी। सवर्ण शब्द सुनकर गांधी जी इतने भड़क गए और इसका इतना विरोध हुआ कि वेवल योजना खटाई में पड़ गए। दरअसल भारतीय राजनीति में क्रिप्स योजना और राजाजी की योजना के बाद हिंदू मुस्लिम समान प्रतिनिधि की बातें शुरू हो गई। रैफू कमेटी ने केंद्रीय असेंबली में 160 स्थानों में से 51 सवर्ण हिंदुओं को और 51 मुसलमानों को दिए। जाने की सिफारिश की थी। भूलाभाई देसाई ने वायसराय की कमेटी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समान प्रतिनिधित्व के आधार पर मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी लियाकत अली से गुप्त समझौता किया। इस समझौते का उद्देश्य कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्यों को रिहा करना था। यह योजना वायसराय वेवल के पास पहुंची और इसी आधार पर वेवल योजना का निर्माण हुआ। इस योजना को कांग्रेस के सवर्ण हिंदू संस्था की हैसियत से शिमला कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया। कांग्रेस के इतने झुकने के बाद भी जिन्ना इस बात पर अड़े रहे कि सभी मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन करने का अधिकार मुस्लिम लीग को ही मिलना चाहिए। कांग्रेस ने 5 मुस्लिम सदस्यों में कम से कम 1 कांग्रेसी मुसलमान शामिल किए जाने पर जोर दिया, लेकिन जिन्ना नहीं माने और शिमला कॉन्फ्रेंस असफल हुई। कलकत्ता में एक दिन वे अपने मित्र डीजी जाधव के यहाँ भोजन करने गए। बाबा साहब ने जाधव की दिल्ली व बाहर काफी मदद की थी। अब वह रेलवे में बहुत बड़े अफसर बन गए थे। कलकत्ता में ही डीजी जाधव ने अपने घर पर
डॉक्टर अंबेडकर के मान में भोजन का आयोजन किया। अगले दिन से रेलवे के रसोइयों और कर्मचारियों ने जाधव के निवास पर भोजन पकाने व अन्य काम से मना कर दिया, क्योंकि उनकी नजर में डॉक्टर अंबेडकर अछूत है और उनके साथ जाधव ने घर पर खाना खाया। दरअसल नौकरों को अभी तक पता नहीं था कि स्वयं जाधव भी महार अछूत है। ऐसे हालात थे उस समय। भारत का शासन चलाने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सम्मानित लेबर मिनिस्टर के साथ यह मानसिकता थी, तो आम अछूत की क्या दशा होगी, इसका सिर्फ अंदाजा लगाने से रूह कांप उठती है। बाबा साहब को तो बचपन से लेकर अब तक कदम कदम पर अपमानित होना पड़ा था। अपमान के घावों से शरीर बुरी तरह घायल हो चुका था। हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा के पीछे तिरस्कार की यही दास्तान छिपी हुई थी, और गांधी व कांग्रेस की आलोचना करने के पीछे भी अछूत समाज की ऐसी पहाड़ जैसी पीड़ा कारण थे। अछूत समाज के घावों पर मरहम लगाना तो दूर, हिंदू मठाधीशों, सवर्ण हिंदुओं, गांधी व कांग्रेस नेताओं ने उन पर नमक छिड़कने में कोई कमी नहीं छोड़ी। रेलवे महकमे के एक अनपढ़ रसोइये से लेकर लंदन से बैरिस्टरी करने वाले गांधी जी जैसे व्यक्तियों ने बाबा साहब के जख्मों पर भरपूर नमक छिड़का। बाबा साहब के साहस का कोई मुकाबला नहीं था। जब भी अवसर मिलता वे सरकार व सरकार से बाहर बड़ी निडरता के साथ अछूतों के हकों की पैरवी करते थे। हालांकि उस समय वह वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रमुख सदस्य थे, सरकार के बहुत ही जिम्मेदार पद पर थे, लेकिन खरी खरी कहने से नहीं चूकते थे। वे सामाजिक संगठनों के सभाओं में मजदूरों, शोषितों, दलितों व महिलाओं को क्रांतिकारी विचारों के साथ अपनी दशा को सुधारने व अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए आह्वान करते थे। एक बार वायसराय लॉर्ड वेवल ने 8 नवंबर 1944 को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को शिकायत के साथ लिखा कि डॉक्टर अंबेडकर अनुसूचित जातियों की सभाओं में बहुत भड़काऊ भाषण देते हैं, और हैदराबाद में तो डॉक्टर अंबेडकर ने निजाम के शासन की भी कड़ी आलोचना कर डाली। लेकिन बाबा साहब की इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दरअसल उनकी योग्यता व प्रतिभा के साथ उनकी निस्वार्थ सेवा व त्याग भावना के कारण उनके खिलाफ अनर्गल आरोप लगाने या कार्रवाई करने की किसी में हिम्मत नहीं होती थी। भला बाबा साहब जैसा वीर योद्धा वायसराय वेवल से कहाँ डरने वाले था। बिना डरे भी क्यों फिर डरे भी क्यों? उनके सामने तो खुद की बजाय करोड़ों गरीबों को मानवीय हक दिलाने का निस्वार्थ ध्येय था। 2 जनवरी 1945 को कलकत्ता में अखिल भारतीय अछूत विद्यार्थी सम्मेलन रखा गया। वहां बाबा साहब ने कहा, विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान राजनीति में शामिल नहीं होना चाहिए तथा अपनी शिक्षा व आचरण ऊंचा रखना चाहिए। इस दौरान डॉक्टर अंबेडकर कलकत्ता में पीपल्स हेराल्ड साप्ताहिक पत्र का विमोचन किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि गांधी जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस 2 टुकड़ों में बंट जाएगी। उन्होंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि राजनीतिक
और नैतिक दृष्टि से वह पार्टी लंबे समय तक असरदार रहेगी, क्योंकि किसी भी नेता को देश में कोई शुभ कार्य करना है तो वह दलितों का उद्धार है, और पार्टी इस पर पूरा ध्यान दे रही है। मार्च 1945 को वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में यह महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि देश में हवाई सेवाओं एयर इंडिया एयर रिलायंस पर पूंजीपतियों की बजाय सरकार के पास कब्जा होना चाहिए। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की भारत यात्रा और अंबेडकर। सर स्टेफर्ड क्रिप्स की भारत यात्रा के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की समस्या का पक्ष उनके समक्ष बहुत मजबूती से रखा, और क्रिप्स के वापस ब्रिटेन जाने के बाद अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार को यह फिर से अच्छी तरह समझाया कि भारत में अछूत वर्ग देश का एक बड़ा व महत्वपूर्ण भाग है और उनकी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समानता की मांग को गंभीरता से सुना जाना जरूरी है। वायसराय को भी अंबेडकर अपने पक्ष में झुकाने में काफी सफल हुए थे। उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे एक महत्वपूर्ण लेख में लिखा कि अछूतों के प्रति प्रेम दिखाने वाले गांधी जी व कांग्रेस के होने वाले बड़े खर्चीले समारोह में दिखावा ज्यादा है। उनके अनुयायियों में भी दलितों के प्रति आस्था की बजाय ढोंग व दिखावा ज्यादा है, और यदि समय रहते मंदिर प्रवेश, कुओं से पानी भरना, शमशान भूमि का होना आदि कार्य छुआछूत निवारण अभियान में ईमानदारी से अमल में नहीं लाए तो देश के हित में यह बहुत बुरा होगा। 27 अक्टूबर 1944 मजदूर वर्ग का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हुआ। अपने अध्यक्षीय भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि उन्होंने मजदूरों की भलाई के लिए सरकार में कई सुझाव व योजनाएं पेश की हैं, जिनमें लेबर कॉन्फ्रेंस, स्टैंडिंग कमेटी व मजदूर कल्याण कमेटियां स्थापित करना और मजदूरों की समस्याओं को योजनाबद्ध तरीके से पेश करने के लिए अलग से सचिवालय खोलने आदि भी शामिल थे। 29 नवंबर 1944 में बाबा साहब पुणे में राजभोग के मेहमान बने, जहां उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। उन्होंने वहां अपने भाषण में कहा कि पुराने समय में लिखा गया हर धार्मिक ग्रंथ राजनीतिक ग्रंथ भी होता था। गीता वेदों को समर्थन देने वाले और ब्राह्मण धर्म को ऊंचा बताने के उद्देश्य से लिखा गया राजनीतिक ग्रंथ है। गीता को 4 बार लिखा गया। शुरू में गीता धर्म और दर्शन का ग्रंथ नहीं था, जिसमें केवल 60 श्लोक थे या यादवों की सौर गाथा थी। जब कृष्ण को ईश्वर का अवतार मान लिया तो भक्ति मार्ग का अवलोकन किया। बुद्ध व गैर ब्राह्मणों ने वेदों को प्रामाणिक ग्रंथ नहीं माना। गीता की रचना 4 वर्णों को स्थापित कर अछूतों को नीच व गुलाम बनाए रखने के लिए रची गई। इस भाषण के अखबार में छपने पर हिंदू भड़क गए, क्योंकि अंबेडकर के भाषण को तोड़ मरोड़ कर छापा गया था। आलोचनाओं की झड़ी सी लग गई, लेकिन हमेशा बौद्धिक स्तर पर कलम से वार करने में माहिर बाबा साहब ने सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी दौरान सर तेज बहादुर सप्रू भारत की राजनीतिक समस्या को सुलझाने के लिए एक कमेटी बनाना चाहते थे, जिसके बाबा साहब से 2 अछूत सदस्यों के नाम
मांगे गए, लेकिन बाबा साहब कमेटी में शामिल नहीं हुए क्योंकि कमेटी के कुछ सदस्यों पर उनका भरोसा नहीं था। 24 सितंबर 1944 को मद्रास नेशनल सोसाइटी द्वारा प्रभात टाकीज में आयोजित एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि प्राचीन भारत में जैसा समृद्ध, सुखी व गतिशील जीवन था, वैसा दुनिया के किसी भी राष्ट्र में नहीं था। आज देश में जो राजनीतिक आंदोलन देख रहे हैं, वह तो हमारे इस देश में प्राचीन काल में हुई सामाजिक, धार्मिक व राजनीतिक क्रांतियों के मुकाबले में कुछ नहीं है। भारत भूमि क्रांति की भूमि रही है। यहाँ जैसी क्रांतियां हुई हैं, उसके सामने तो फ्रांस की क्रांति तो बहुत बौनी लगती है। प्राचीन भारत में ब्राह्मणवाद के अंधविश्वास, पाखंड व कर्मकांड के खिलाफ बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जो गौतम बुद्ध ने शुरू की थी। दोनों में जोरदार संघर्ष हुआ और ब्राह्मण धर्म ने बौद्ध धर्म के खिलाफ जोरदार प्रतिक्रांति की। वाद विवाद एक ही सवाल पर था कि आखिर सत्य क्या है। बुद्ध ने कहा कि सत्य वह है जिसको 10 इंद्रियों से देख, समझ व अनुभव द्वारा प्रमाणित किया जा सके, जबकि ब्राह्मण कहते थे कि सत्य वह जो वेद बताते हैं। फिर वेदों की समीक्षा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वेदों में कुछ भाग तो बाद में जोड़े गए। प्राचीन भारत के ब्राह्मण कितने चालाक थे कि जिन पुस्तकों में सिर्फ मूर्खता भरी हुई है, कूड़ा करकट के समान है, ऐसी किताबों को पवित्र बता दिया। यही नहीं, प्रामाणिक व वास्तविक होने पर भी जोर देते रहे। बुद्ध की क्रांति ने समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व का साम्राज्य भारत व इसके बाहर भी स्थापित किया। लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य था कि इसके बाद ब्राह्मणवाद द्वारा प्रतिक्रांति हुई और यह देश फिर से धार्मिक गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया गया और आज भी हम उनकी शिकंजे में जकड़े हुए हैं। यदि हमने इससे छुटकारा पाने के लिए जल्दी ही कुछ नहीं किया तो देश विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। बाबा साहब ने आगे कहा कि वेदों में मूर्खता के सिवा कुछ नहीं है और गीता शरारतपूर्ण पुस्तक है। अर्थ वेद में जादू टोनों के सिवा कुछ नहीं है। मद्रास यात्रा के दौरान ही वहां के पार्क टाउन के मेमोरियल हॉल में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दक्षिण हिंदुस्तान बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान पत्र अर्पित किए। इसी दौरान जस्टिस पार्टी के द्रविड़ नेता रामास्वामी नायकर पेरियार के साथ विभिन्न समस्याओं के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। मद्रास दौरे के बाद बाबा साहब एलोर गए, जहां उन्हें डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, क्रिश्चियन फेडरेशन, वेस्ट गोदावरी जिला बोर्ड और एलोर नगर पालिका द्वारा सम्मान पत्र दिए गए। उन्होंने वहां संबोधन में कहा कि गांधी जी के विचारों व नीतियों में स्थिरता नहीं है और कांग्रेस नेताओं ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जब देश आजादी पाने की मंजिल के पास ही खड़ा होगा तो 7 देश पे का बंटवारा हो जाएगा। अल्पसंख्यकों की समस्या का हवाला देते हुए कहा कि जो भूमिका अब्राहम लिंकन ने निग्रो समस्या के बारे में अपनाई थी, वही गांधी जी ने अल्पसंख्यकों के बारे में निभाई है। एकता करने के चक्कर में निग्रो के वोट उत्तरी अमेरिका के राज्यों को मिले। इसके लिए
1762 में गुलामों की आजादी का ऐलान कर दिया। इसके अलावा गांधी जी को आजादी तो चाहिए, लेकिन उन्हें साथ में वर्ण व्यवस्था भी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा कि यदि सभी पार्टियों की सहमति से संविधान बन भी गया तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के समक्ष गांधी अपने आप को भारत का एकमात्र प्रतिनिधि होने का दावा करेंगे। मद्रास प्रवास के दौरान ही पी बालासुब्रमण्यम मुथालियर द्वारा होटल कोडेभारा में बाबा साहब में सम्मान में एक भोज का आयोजन किया गया। अगस्त 1944 में बाबा साहब कलकत्ता में आयोजित दलित वर्ग के विभिन्न संगठनों के समारोह में शामिल होने के लिए गए। जगह जगह सभाओं में उनका स्वागत व भाषण हुए। वहां उन्होंने कहा, नए संविधान के अनुसार भारत को डोमिनियन स्वराज मिलेगा, विश्व युद्ध खत्म होगा, जीत अब समीप ही है, इसलिए अब एकता व संगठन की जरूरत है। उन्होंने बताया कि वायसराय ने गांधी जी को साफ कह दिया है कि सत्ता के हस्तांतरण के पहले भारत में हिंदू, मुसलमानों व अछूतों तीनों में समझौता होना जरूरी है। कलकत्ता यात्रा के बाद वह हैदराबाद गए। वहां 20 सितंबर 1944 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की एक सभा में उन्होंने अपने ओजस्वी भाषण में इस बात पर फिर से जोर दिया कि अछूत हिंदुओं से अलग अंग है। उन्होंने घोषणा की, अछूतों को भारत की आजादी के प्रति प्रेम दूसरों से किसी तरह कम नहीं है। आजादी हमें भी प्यारी है, लेकिन हम देश की आजादी के साथ दलित वर्गों की आजादी चाहते हैं। हैदराबाद के बाद डॉक्टर अंबेडकर मद्रास गए, जहां तमिलनाडु दी फर्स्ट क्लासेज क्रिश्चियन एसोसिएशन ने एक निवेदन पत्र पेश किया। पत्र में लिखा कि अछूतों ने ईसाई धर्म तो स्वीकार कर लिया, लेकिन यहाँ उनकी धार्मिक व सामाजिक हालात हिंदू अछूतों की ही तरह दयनीय हैं। हिंदू उनके साथ पहले की ही तरह छुआछूत करते हैं। उच्च जात के ईसाई दलित ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार व भेदभाव करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने उन्हें भरोसा दिलाया कि समानता के संघर्ष में हम साथ हैं और एक दिन गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर रहेंगे। 22 सितंबर 1944 को मद्रास नगर परिषद द्वारा रिपन बिल्डिंग में डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में एक समारोह आयोजित किया गया। इसमें नगर परिषद के कांग्रेसी सदस्यों के भाग नहीं लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि हम स्वराज, राष्ट्रीय सरकार या आजादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता तथा वर्तमान शासन में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। यदि स्वतंत्रता के बाद शासन ऐसे लोगों के हाथों में चला जाए जिनका स्वार्थ केवल खुद की शिक्षा और समृद्धि तक ही सीमित हो और अन्य वर्ग को स्वराज के लाभों से वंचित रखे। उसी दिन शाम मद्रास में ही आंध्रा चैम्बर ऑफ कॉमर्स संस्था ने डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान में कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के लिए सरकार के रवैये को एक नई दिशा दी, जिसके द्वारा मजदूर, मालिक और सरकार तीनों में एक दूसरे के प्रति समझ बढ़ी और एक नया समझौता स्थापित होने की कोशिश की गई। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद ही कुमार रजा सर मुथैया चेट्टियार ने अपने बंगले चेट्टियार हाउस में डॉक्टर अंबेडकर के स्वागत में चाय पान का समारोह
आयोजित किया। अगले दिन शाम को मद्रास सदर्न मराठा रेलवे के गैर दलित व दलित वर्ग के रेल कर्मचारियों ने लेबर मिनिस्टर डॉक्टर अंबेडकर को सम्मान पत्र अर्पित किया। समारोह में दलित व गैर दलित मजदूर कर्मचारियों को बाबा साहब बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि यह देखकर मुझे खुशी हो रही है, इसलिए सभी लोग मिलकर गरीबी को मिटाने के लिए संगठित होकर संघर्ष करें। गांधी जी व जिन्ना की बार बार मुलाकात से गांधी जी का मुस्लिम लीग की ओर बढ़ती मित्रता को देखकर डॉक्टर अंबेडकर ने लगा कि गांधी जी शायद अछूतों के साथ भी कोई समझौता करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए गांधी जी को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा कि वह दलितों के सवालों पर भी समझौता करना चाहते हैं। जिस प्रकार हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कोशिशें की जा रही, उसी तरह छूत अछूत एकता के बारे में भी विचार करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान निकाल दिया है, तो समान हिंदू व अछूतों के मुद्दों का भी समाधान निकाला जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी लिखा कि यदि गांधी जी जरूरी समझे तो वह समझौते की जरूरी शर्तें भी तैयार करने को सहमत हैं। 6 अगस्त 1944 को गांधी जी ने पत्र द्वारा जवाब दिया कि उनके लिए अछूतों का मुद्दा एक धार्मिक और सामाजिक सुधार का प्रश्न है, लेकिन इस प्रश्न पर हम दोनों में मौलिक मतभेद है। दरअसल गांधी डॉक्टर अंबेडकर में मतभेद वर्ण व्यवस्था को लेकर था। डॉक्टर अंबेडकर वर्ण व्यवस्था के घोर विरोधी थे, जबकि गांधी कट्टर समर्थक थे। गांधी चाहते थे कि अछूत हिंदू धर्म में जिस पायदान पर है वहां ही रहे, हालांकि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर तो अछूतों के लिए समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की व्यवस्था चाहते थे। इसलिए इस अर्थों में डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म का विरोधी कहना सरासर गलत है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था व जाति भेद के खिलाफ तो आवाज बुलंद की थी। वह तर्क संगत और खुद हिंदू समाज के सुधार के लिए जरूरी थी, लेकिन वर्णाश्रम धर्म को मानने वाले गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर को हिंदू धर्म का विरोधी ही मान लिया। क्रिप्स योजना में अछूतों की राजनैतिक मांग को कोई महत्व नहीं दिया गया था, इसलिए गांधी जी ने भी समझौते के लिए उत्सुक डॉक्टर अंबेडकर को कोई महत्व नहीं दिया और उनकी अपेक्षा की। कहावत है कि बलवान के आगे झुकना और सीधे साधे पर अकड़ना। गांधी जी यही व्यवहार डॉक्टर अंबेडकर के साथ कर रहे थे। जिन्ना के लिए तो खुद बम्बई जाकर मिलते थे और वह भाव ही नहीं देता था, जबकि डॉक्टर अंबेडकर खुद बार बार गांधी से मिलकर अछूतों की राजनैतिक समस्या के लिए सहयोग चाहते थे, लेकिन गांधी जी उपेक्षा कर देते थे। उन्होंने मुसलमानों की मांग को तो समर्थन दे दिया, लेकिन स्वयं के धर्म के ही अछूतों के सवालों को कानूनी संरक्षण आरक्षण देने की मांग न मानकर उसे धार्मिक व सामाजिक सुधार का अंग मान कर टाल देते थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि उनकी समस्या पर ये आसानी से मदद करने वाले नहीं है, इसलिए हार माने बिना संघर्ष जारी रखना और देश भर के शोषित, उपेक्षित व वंचित वर्ग की आशाएं सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर पर ही टिकी हुई थी। अप्रैल 1944 में डॉक्टर अंबेडकर ने मजदूरों के कल्याण के लिए एक
और बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने सेंट्रल असेंबली में एक बिल पेश कर उसे पास भी करवा दिया। इसके अनुसार स्थायी कारखानों व फैक्ट्रियों के औद्योगिक मजदूरों को छुट्टियों के दिनों में भी वेतन देने का प्रावधान किया गया था। गांधी जी का स्वास्थ्य समान नहीं होने के कारण पूना के आगा खां महल में नजरबंदी से रिहा कर दिया गया, तो वहां से स्वास्थ्य लाभ के लिए पंचगनी चले गए। वहां राजगोपालाचारी ने बताया कि उन्होंने गांधी जी की सहमत से जिन्ना के पास एक अलग प्रस्ताव भेजा है। इस योजना में कहा गया कि वर्णवार के बाद एक कमीशन गठित किया जाएगा जो उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के जिलों का दौरा करके जनसाधारण की राय के आधार पर फैसला करेगा कि ज्यादातर लोग भारत से अलग होने के पक्ष में हैं या नहीं। यदि बहुमत पक्ष में होगा तो अलग राष्ट्र का रूप दे दिया जाएगा। इस प्रस्ताव की सावरकर आदि नेताओं ने निंदा की, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के अखबारों ने भी इस पर चू तक नहीं किया। यह प्रस्ताव भारत विभाजन के सिद्धांत पर सहमत था। डॉक्टर अंबेडकर एक संविधान विशेषज्ञ के रूप में इस स्थिति पर नजर रखे हुए थे। गांधी जी की इस सहमति से सावरकर के अलावा कांग्रेस का साथ देने वाले वे नेता भी निराश हुए, जो यह मानते थे कि गांधी जी विभाजन को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। उदारवादी नेताओं ने कहा कि राजगोपालाचारी की यह योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर इस बात से आश्चर्य में थे कि जब देश के बंटवारे से सहमति जतानी ही थी तो गांधी जी ने यह फैसला करने में इतना समय क्यों लगाया। गांधी जी द्वारा पाकिस्तान का विचार स्वीकार करने के फैसले की डॉक्टर अंबेडकर ने प्रशंसा की, लेकिन यह भी कहा कि यदि यह योजना गांधी जी ने स्वयं जिन्ना को पेश करते तो ज्यादा अच्छा होता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिन्ना ने यह योजना क्यों अस्वीकार कर दी, यह वह समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनों की हालत पर तरस आता है, क्योंकि पहले गांधी जी पाकिस्तान योजना का विरोध करते थे। यह सोचकर उन्होंने भी विरोध किया, लेकिन अब उनकी फजीयत हो गई है। इस योजना के संबंध में गांधी जी जिन्ना से मिलने बंबई गए। वहां कई दिनों तक मुलाकातें होती रही, लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता लाने में नाकामयाब रहे। बजट में विशेष प्रावधान व सरकारी ठेकों में आरक्षण की मांग। अपने लंबे पत्र में बाबा साहब ने दलित विद्यार्थियों को साइंस, लॉ, टेक्निकल व अन्य तरह की हायर स्टडी के लिए विदेशी यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप देकर भेजे तथा हर बजट में इसके लिए विशेष प्रावधान से रखा जाए। सरकारी नौकरियों के अलावा दलितों को सरकारी ठेकों में वरीयता दी जाए। वायसराय को लिखे इस पत्र का आखिर असर हुआ। सरकार ने गंभीरता से विचार कर अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी नौकरियों में 8.5% सीटें आरक्षित रखने का फैसला किया गया। इसी कड़ी में लंदन में दलित विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा हासिल करने के लिए सीटें सुरक्षित रखी गई। इसके अलावा सेंट्रल असेंबली और राज्यसभा परिषद में अनुसूचित जातियों को एक और सीट दी गई। दलितों को सरकारी नौकरियों में प्रवेश की कोशिशों पर कई सवर्ण हिंदुओं की आंखों में बहुत खटकता था।
एक बार दिल्ली में एक मद्रासी ऑफिसर जो दिल्ली में कार्यरत था, उसने बाबा साहब से कहा कि आपकी राजनीति सरकारी नौकरियों में दलितों के घुसाने का प्रयास ही है। बाबा साहब ने पलटवार करते हुए कहा, यदि ऐसा है तो तुम मद्रासी लोग यहाँ 90% नौकरियों पर क्यों कुंडली मारे कब्जा किए हुए हो? नौकरियों के प्रति तुम्हें इतनी हीन भाव तो इन्हें छोड़ क्यों नहीं देते?